सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 6, ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं आज मौर्यन एम्पायर के बारे में। राइट, तो कल हम लोगों ने ख़त्म किया था जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। बिल्कुल नहीं, कल हम लोगों ने ख़त्म किया था महाजनपद, राइट। और महाजनपद में हमने देखा था मगध के बारे में आखिर, है ना। ऑल राइट, ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर है। ओके, तो कल का हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कल हमने ये देखा था कि हिंदी के रिगार्डिंग बस एक फैक्ट पढ़ना है, दैट इज कि ही पैटर्नाइज्ड दी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट वाली की, सो देयर वर 16 महाजनपद ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक पीरियड, यानी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे 16 महाजनपद थे टोटल। बिल्कुल, ठीक है। मोस्ट महाजनपद वर लोकेटेड इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, यस, ठीक है। तो बोथ A1 एंड A एंड B दोनों ही सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम राजगीर, अच्छा राजगीर साहब। अगला क्वेश्चन करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मगध। राजगीर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मगध। तो ये फर्स्ट कैपिटल थी राजगिरी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। मगध वॉज लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड यमुना। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज गंगा और सोन के बीच में था मेनली वो, ना कि गंगा और यमुना के बीच में, ठीक है। राजगीर से पाटलिपुत्र देन कैपिटल शिफ्ट किसने करी थी? उडाइन ने करी थी। लेकिन पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किसने किया था? क्यों? कमेंट बताओ जल्दी से, हु स्टैब्लिश द पाटलिपुत्र? बिंबिसार बिलोंग टू द हरनका डायनेस्टी। बिंबिसार हरनका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड अजातशत्रु सक्सीडेड बिंबिसार एंड एक्सपैंडेड द मगध। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो हरनका जो वंश है उसके संस्थापक थे बिंबिसार, ओके। और बिंबिसार हमने देखा था किस तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। मेनली तो जो महाकौशल हैं, कौशल के जो राजा थे, और प्रसन्नजीत की जो बहन थी उनके साथ शादी करते हैं। काशी इनको मिलता है किसमें? डाउरी, एज अ डाउरी मिलता है इनको दहेज में, जो बाद में फिर हमने देखा था अजातशत्रु से छीन लिया था वह प्रसन्नजीत ने, फिर अजातशत्रु ने, है ना, सब कुछ वो हमने आगे मतलब कल देखा था। तो और अजातशत्रु ने किसका यूज़ किया था जरा बताइए? वो जो स्टोन थ्रो करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता था उसको क्या बोलते थे? ये भी सही हो जाएगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, ओके। राजगीर से पाटलिपुत्र स्टैब्लिश किसने करी थी? वो स्टैब्लिश करी थी अजातशत्रु ने, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अजातशत्रु सक्सीडेड बिंबिसार टू। यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा था? यस, कि स्टोन थ्रो करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते क्या थे? तो दैट वाज नोन एज महाशीलकंटक। महाशीलकंटक बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज ऑफ मगध। मगध के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो मगध है हमने देखा था 16 महाजनपद थे, जिनमें से मगध सबसे पावरफुल एमर्ज हुआ। उसके बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि एग्रीकल्चर यहाँ फ्लरिश कर रहा था, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि फॉरेस्ट, क्योंकि तराई रीजन था तो एलिफेंट्स वगैरह अच्छे से आसानी से मिल जाते थे। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू था तो मिनरल रिच रीजन भी था, जिसकी वजह से आयरन की कोई कमी नहीं होती थी और आयरन की नीड थी फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ पावरफुल रूलर्स भी आए यहाँ पे। सो मगध हैड रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, क्योंकि पावरफुल रूलर भी बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो एस्पेक्ट होता है किसी भी रीजन के ग्रोथ का। अगर आप देख लो आज यूएई को देख लो, आज पूरा रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है आज, ठीक है। अगर यूएई को आप देखेंगे और खासकर कुछ सिटीज़ देखेंगे जैसे दुबई वगैरह, तो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड है। और है क्या, आज से अगर आप 50 साल बाद पहले जाएंगे, 50 साल पहले बंजर रेगिस्तान, ठीक है, 50-60 साल पहले एकदम रेगिस्तान, और अभी देखिए एकदम क्या ही कायाकल्प हो रखा है, ठीक है। तो लीडर पे भी डिपेंड करता है कि अब जैसे हमारा इंडिया है, कुछ कमी इंडिया के पास, हाँ, हिमालयज़ हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, डेजर्ट है, कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, क्या नहीं है भारत में, ठीक है। जो पूरा यूरोप में आप देखेंगे वो मज़ा पूरा सिर्फ एक देश में आपको मिल जाएगा, भारत में। डेजर्ट से लेके कोस्ट लाइन तक, पहाड़ों से लेके एकदम यहाँ पर ह्यूमिड टेम्परेचर तक, हर चीज़ है, बट आपको पता है, ठीक है। खैर, मगध हैड रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और मगध कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, यस। मगध लैग्ड फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, रॉन्ग, ठीक है। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महाजनपद। वज्जी वॉज अ रिपब्लिकन महाजनपद। वज्जी एक रिपब्लिकन महाजनपद था। एंड दूसरा है मगध वॉज अ रिपब्लिकन स्टेट ना। अब रिपब्लिकन, और हमने पढ़ा था रिपब्लिक वो होता है जहाँ पर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं,
है ना। मल्टीपल डिसीजन मेकर्स को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं या फिर ओलिगार्किक बोलते हैं। तो वज्जी वॉज ए रिपब्लिकन महाजनपद, दिस इज ट्रू, बट मगध वॉज नॉट, मगध वॉज नॉट। याद आपको कुछ के वैम, के वैम, यहाँ वी से क्या था, वज्जी था। ओके तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वज्जी की कैपिटल क्या थी, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी, वी से वज्जी, वी से विशाली। ठीक है, तो ये आपके रिपब्लिकन था जहाँ मल्टीपल डिसीजन मेकर थे, सोल डिसीजन मेकर नहीं था। ठीक है, इसको छोड़ के वैम को सारे सोल डिसीजन मेकर्स हुआ करते थे। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन हमने कल क्या देखा था कि मगध में हरेनका डायनेस्टी आई, शिशुनगर डायनेस्टी आई, एंड देन बाद में नंदा डायनेस्टी आई। और नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंदा और लास्ट रूलर थे धनानंदा, जिनके टाइम पर अटैक हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ऑलराइट, अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन है, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं, मौर्य वंश के संस्थापक हैं, मौर्य वंश के संस्थापक हैं। यानी कि यहाँ से अब हम मौर्य एम्पायर फिर मौर्य डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो रीजन वही है मगध का, बस डायनेस्टी चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे मान लो आपका स्टेट है ना, जैसे मान लो यूपी है, तो यूपी में पहले बसपा, फिर सपा, फिर भाजपा, तो ये स्टेट वही है, बस क्या चेंज हो रहा है, काइंड ऑफ डायनेस्टीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या है मौर्य एम्पायर के बारे में, हमें कहाँ से पता चलता है। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज है जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। He was a contemporary to the चंद्रगुप्त मौर्य. In fact, he was a minister in the चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मिनिस्टर थे। और ये भी कई सारी आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी कि जो कौटिल्य हैं, जिनको कि विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने ही हेल्प करी थी चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे बिठाने के लिए। और भी स्टोरीज हैं, जैसे कि माना जाता है कि जो धनानंदा था, जो कि लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का, उसने ऐसे कौटिल्य जो हैं इनकी बेइज्जती कर दी थी, भरे उसमें काइंड ऑफ अपने मिनिस्टर्स के सामने। तो उसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का यूज़ करके थ्रोन से धनानंदा को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बिठाया था। ठीक है, अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट पॉलिसीज ऑफ मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य टाइम। तो अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे अर्थशास्त्र किस तरीके से डिस्क्राइब करता है एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेट पॉलिसीज़ है मौर्यन एम्पायर की चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किस तरीके से थी। सप्तांग थ्योरी क्या थी, क्या विमेंस को वहाँ पर अलाउड था आर्मी में इंक्लूड होना या नहीं होना, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, जिससे हमें पता चलता है। अच्छा, ध्यान इस चीज़ का रखिएगा, ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसका जो मेजर पार्ट है वो खुद कौटिल्य ने लिखा है, नॉट ऑल बट मेजर पार्ट। और अर्थशास्त्र जो बुक है, ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पे बेस्ड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल बुक है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, कि एक स्टेट को किस तरीके से एफिशिएंटली चलाया जाना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी हुई हैं। जैसे कि उसको एथिकल होना चाहिए, उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो राजा की खूबियाँ, तो ये क्या है, सब पॉलिटिकल या फिर स्टेट क्राफ्ट पे बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का वैसे मतलब होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स पे बुक नहीं है ये। ठीक, लेकिन ये जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, ये लिखी गई थी गुप्ता एरा के टाइम पे, यानी काफ़ी बाद में लिखी गई थी, लगभग फोर्थ सेंचुरी एडी में लिखी गई थी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो विशाख दत्त हैं, ये कोई कंटेम्प्रेरी नहीं थे मौर्यन एम्पायर के, उन्होंने बहुत ही बाद में लिखा था इसको। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन बाद में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पर बताया गया, इट इज अ संस्कृत प्ले दैट नरेट्स एसेंट ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया। दिस प्ले डिस्क्राइब्स देम एज बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। इनके हिसाब से ये मौर्या, ठीक है, जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते थे, जो कि एक शूद्र क्लैन था, उससे बिलोंग करते थे। ऐसा इसमें विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में लिखा है कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है कि जिनकी मदद थी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, she was serving in the court of Dhanananda, and कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा है कि he was the son, illegitimate son of the जो है धनानंदा। तो वो भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है। खैर, हमें बस नाम पता होना चाहिए बुक का एंड ऑथर का, एंड थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल, जैसे कि यहाँ पर इनको लोअर क्लैन का बताया गया है। ठीक है, लोअर कास्ट का बताया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज जो है ये
कोर्ट में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ये एक ग्रीक ट्रैवलर था जिसको भेजा था एक यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में एक एम्पायर हुआ करता था, सेल्यूसिड एम्पायर, जो भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। तो सेल्यूसिड, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था अलेक्जेंडर और वर्सेस पोरस हुआ था, बैटल ऑफ हिडास्पीस, और इस बैटल ऑफ हिडास्पीस में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, लेकिन अलेक्जेंडर वापस चला गया था पोरस को टेरिटरी देके। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अलेक्जेंडर का एक मिलिट्री जनरल है जिसका नाम था सेलिकस निकेटर, उसने अपनी यहाँ पर सेलिसिड डायनेस्टी बना ली थी। तो उसी ने यहाँ पर ट्रैवलर भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और उसने किताब लिखी थी इंडिका। उसमें डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर में चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसने गलत भी बताई, जो भी हम आगे देखेंगे क्या थी। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे जातक टेल्स हो गई, जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ के बारे में हमें बताती हैं, दीपवंश, महावंश हो गए, और दिव्यदान, ये आपके यहाँ से भी पता चलता है हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में। कमेंट में बताएंगे ये किस लैंग्वेज में था और ये किस लैंग्वेज में था। ये तो हो गया लिटरेरी सोर्सेज कि हमारे पास क्या किताबें हैं जिनसे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं? तो यस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं आपके पिलर एडिक्ट्स। अशोक के पिलर एडिक्ट हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना है तो अभी सुनेंगे। अशोक के रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, यानी कि खंभों में अशोक कुछ लिखवा के गए थे, कुछ चट्टानों में लिखवा के गए थे, ठीक है, ये तो चलो अशोक ने लिखवाया था, और अशोक भी मौर्यन एम्पायर के ही एक रूलर थे। लेकिन उससे पहले के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो वो भी कुछ कुछ हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुलंदी बाग एक जगह पड़ती है, प्रेजेंट डे जो पटना है उसके पास में बुलंदी बाग, ठीक है, जो पाटलिपुत्र उस समय का होता था, जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी, अगर आप याद करो, जो आज के प्रेजेंट डे पटना से रिजेंबल करती है। तो वहाँ पर बुलंदी बाग हमें जगह मिलती है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। बुलंदी बाग हो गया और एक कुमराहार हो गया। यहाँ से हमें वुडन आर्किटेक्चर मिलता है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई लकड़ी का इनका महल बना था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वुडन आर्किटेक्चर हमें यहाँ से मिलता है, कहाँ से? बुलंदी बाग और कुमराहार, ये दो जगह के नाम आप याद रखेंगे। और अगर कभी पूछ ले कि इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो वैसे तो शायद ही पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले तो एल ए वैडल ने करी थी। किसने? अगेन कभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है इस पर कि क्वेश्चन पूछा हो किसने डिस्कवर किया, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लो, रटने की ज़रूरत नहीं है। बुलंदी बाग और कुमराहार ये दो जगह हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि क्या इनका वुडन आर्किटेक्चर, जो इनका मेन जो बिल्डिंग मटेरियल था पैलेस बनाने के लिए, दैट वाज मेड ऑफ वुड, चट्टान का, सॉरी, लकड़ी का बना हुआ था वो, ठीक है। बुलंदी बाग आपका पाटलिपुत्र के पास पड़ता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हम मौर्य वंश देखेंगे। मौर्य वंश में एक एक रूलर के बारे में देखेंगे और उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट, आई विजिटेड यस्टरडे टू जोगड़ा उड़ीसा, अशोका रॉक एडिक्ट प्लेस। अच्छा, एम्बीवर्ट अक्षय, ओके, तो फोटो तो भेज दिया करो, जैसे तुम फोटो भेज देते तो फिर वहाँ से क्लास में लगाते हैं, क्योंकि आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यस, लेखपाल में पेट एग्ज़ाम क्लियर होने का क्या मतलब है? एनीवन, भाई पेट एग्ज़ाम होता है जो भी हुआ था, ठीक है, कुछ टाइम पहले, इसका रिजल्ट भी आया था कुछ दिन पहले। अच्छा, कुम्भरार बोलते हैं उसको, कुम्भरार होता है, ओके ठीक है, सॉरी, मैं उसको कुमराहार प्रोनाउंस करता हूँ, लेकिन कुम्भरार होता है, ठीक है, कुम्भरार, कुम्भरार, आई थिंक बिहार से होंगे आप, है ना। तो एसएससी में इनको कम पावरफुल क्यों दिखा जाता है कंपेयर टू एसएससी में गण संघ को कम पावरफुल क्यों दिखाया जाता है कंपेयर टू मगध? मतलब इसका कंपैरिजन क्या था जी, मैं समझा नहीं। गण संघ को कम क्यों पावरफुल दिखाया जाता है? देखो एक उसी पे क्वेश्चन लगा, सर गण संघ महाजनपद क्या है भाई? इसका क्या कंपैरिजन है मगध और गण संघ का? चलो, तो मौर्यन डायनेस्टी पे आते हैं। मौर्य वंश पे सबसे पहली जो पहले रूलर रहे चंद्रगुप्त मौर्य है। इनका टाइम पीरियड 322 या फिर कहीं कहीं पे आपको 321 बीसी भी देखने को मिल सकता है। तो मौर्य एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ? लगभग 321 बीसी या 322 बीसी में। कब तक चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं? 298 बीसी तक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड असेंडेड द थ्रोन बाय डिफीटिंग द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। जो लास्ट रूलर थे नंद वंश के, धनानंद, इनको हरा के थ्रोन पर बैठे विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त। 382 ईसा पूर्व में ही डिफीटेड सेलिकस निकेटर, फ्रंटियर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सेलिकस निकेटर कौन था? तो सेलिकस निकेटर अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक एम्पायर था, सेल्यूसिड एम्पायर। और ये सेल्यूसिड एम्पायर जो था,
ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए अभी आई थिंक वॉइस आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलेसिड एम्पायर था दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे ही एक सेलिकस निकेटर करके रूलर हुआ और उसके साथ बैटल भी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। अब ये कोई बैटल का नाम या फिर कुछ कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें कोई एज सच लिटरेरी एविडेंसेस भी इनफैक्ट इसके ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेट अलोन कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो आप छोड़ ही दो। लिटरेरी एविडेंसेस भी बस थोड़े बहुत हमें ग्रीक टेक्स्ट मिलते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ कुछ तो इनके बीच में समझौता हुआ था। वॉर के बारे में वहाँ भी मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन सेलिकस निकेटर ने अपनी टेरिटरी दी थी, जैसे गांधार हो गया, ये कुछ टेरिटरी दी थी, तो उससे पता चलता है कि सेलिकस निकेटर हारा होगा, तभी तो टेरिटरी दे रहा है अपनी। ठीक है, और अपनी लड़की को भी देना पड़ा इसको। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर की जो लड़की है हेलेना, उससे शादी भी करी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ही बिल्ट अ डिपार्टमेंट कोष्ठागरा फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मेंशन इन सोहगौरा, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने कोष्ठागरा भी बनाया था, जिससे जहाँ पर ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता था। ऑलराइट, सोहगौरा कहाँ पड़ता है, किसी को हिंट दूँ मैं आपको? राप्ती रिवर। ये एक्चुअल में जो गोरखपुर पड़ता है ना आपका, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है सोगौरा। तो वहाँ के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट कोष्ठागरा बना के रखा था ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। सेलिकस निकेटर सेलेसिड डायनेस्टी से था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ मैसिडोनियन ग्रीक डायनेस्टी, जिससे अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग करता था, रूलिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेगस्थनीज वॉज इन द कोर्ट ऑफ द सेलिकस निकेटर। ये मेगस्थनीज कौन है? जो ट्रैवलर जिसने इंडिका किताब लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में गया था और जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में कुछ कुछ तो लिख के गया था, जो हम आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलिकस निकेटर एंड वॉज मैरिड टू हिज डॉटर हेलेना। ओके, आगे बढ़े उससे पहले रिकॉल करो चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। जैन धर्म इन्होंने अडॉप्ट किया था। सल्लेखना परफॉर्म किया था कहाँ पे जाके, कहाँ पे परफॉर्म किया था? श्रवण बेल गोला में। ठीक है, श्रवण बेल गोला में इन्होंने क्या परफॉर्म किया था? सल्लेखना परफॉर्म किया था। जो कौन थे, क्या नाम था उनका, जैन मंक का, जिनके साथ ये गए थे? तो भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु उनका नाम था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बिंदुसार पे। ठीक है, बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार इनके बेटे का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। ओके, ध्यान रहेगा। और लेकिन ध्यान रखना, हेलेना इनकी मदर का नाम नहीं था। हेलेना वॉज नॉट हिज मदर्स नेम। इसकी इनकी मदर का नेम था दुर्धरा। दुर्धरा इनकी मदर का नाम था। ठीक है, और इसके पीछे भी स्टोरी है कि क्यों इनका नाम बिंदुसार है। एक्चुअल में ये स्टोरी है काइंड ऑफ कि जो चाणक्य थे ना, क्योंकि उस टाइम पे विष कन्या वाला कॉन्सेप्ट चलता था। तो विष कन्या का मतलब ये होता था कि जैसे कोई कन्या है, ठीक है, जब ये छोटी होती है, जब बहुत ही छोटी होती है, तो इसको रेगुलरली विश फीड किया जाता है, छोटी छोटी बहुत स्मॉल अमाउंट में, है ना। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, खैर वो स्टोरी छोड़ो, लेकिन जब स्मॉल अमाउंट पे आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी उससे रेजिस्टेंस डेवलप करने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने हल, ठीक है, कोई जब पहली बार ड्रिंक करता होगा, उम्मीद है कि आपने कभी नहीं किया होगा, नहीं करेंगे, तो उसको कुछ तो मज़ा आता होगा, ठीक है, फिर उतने में उसको मज़ा नहीं आता है, फिर थोड़ा सा और लेना पड़ता है तब मज़ा आता है, फिर उतने में भी नहीं आता, फिर और लेना पड़ता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, वो बढ़ता रहता है, एक थ्रेशोल्ड हिट होता जाता है और फिर उसको बढ़ाना पड़ता है उसी तरीके से। तो कि जब हल्का हल्का क्या इनको विश यानी कि जो पॉइजन है वो दिया जाता है, सो दैट इनका जो सलाइवा है, जो लिप्स हैं, उसमें वो आ जाए। एंड इनका यूज़ किया जाता था, जैसे मान लो कि कोई राजा है, उसको ख़त्म करना है, तो राजा है, मैन है, सो मैन विल बी मैन, यू ऑल नो। ठीक है, तो मैन विल बी मैन, तो इनका यूज़ किया जाता था विश कन्याओं को राजा को मारने के लिए।
ठीक है, आप समझ रहे हैं, आगे की चीज़ें आप समझ जाओ कैसे मारा जाता होगा। तो डिटेल में तो शायद यहाँ पे मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो खैर आप दिमाग लगा ही लेते हो इन चीज़ों में, है ना। तो इसी ऐसे ही अगर चंद्रगुप्त मौर्य को कोई ना मार दे, इसीलिए वो उनको, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या करते थे, रेगुलर बेसिस पे हल्का हल्का पॉइजन दे के रखते थे, सो दैट उनकी बॉडी उससे यूज टू हो जाए और उनको थोड़े बड़े पॉइजन से कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वो खाने में और अननोइंगली देते थे, उनको पता नहीं होता था, ठीक है, कि इनको ऐसा मिल रहा है। तो वो खाना उन्होंने दुर्धरा को खिला दिया एंड शी डाइड, शी वॉज प्रेग्नेंट। फिर उनका वूम कट करके बिंदुसार को बाहर निकाला गया। इस तरीके की स्टोरी है, तो वहाँ से नाम पड़ा बिंदुसार इनका। ही इज ऑल्सो नोन एज अमित्रोकेट्स बाय द ग्रीक। अमित्रोकेट्स का मतलब होता है एनिमी, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, ये ग्रीक अकाउंट से हमें पता चलता है कि अमित्रोकेट्स नाम था। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर स्वीट वाइन, फिलोसोफर एंड ड्राइड फिक्स, जो अंजीर होता है, ये इन्होंने मांगा था एंटियोकस वन, जो सीरिया के रूलर हैं। ठीक है, आजकल बच्चे सब समझदार हैं, हाँ हाँ मुझे पता है बच्चे समझदार हैं। सर इमरान गुरु याद आ गया, बस बेटा बस। ठीक है, एंटियोकस वन जो थे सीरिया के, उनसे इन्होंने इन चीज़ों की मांग रखी। उन्होंने स्वीट वाइन दिया, ठीक है, ड्राइड फिक्स दिए एंड फिलोसोफर नहीं दिया। ठीक है, और दे के क्या बोले, चलो तो फिलोसोफर जो थे, फिलोसोफर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि फिलोसोफर नहीं देंगे, उसका वो अपमान होगा। ठीक है, तुम ठहरे, कह रहे ही इज़ नोन फॉर कॉन्करिंग द लैंड बिटवीन द टू सीज। तो लैंड बिटवीन द टू सीज मतलब ये आपका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, तो इसके बीच का जो पार्ट है वो कॉन्कर करने का इनको क्रेडिट जाता है। ही पैटर्नाइज द आजीविका जो सेक्ट था ना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन था? तो याद करो, वर्धमान महावीर, जिनको हम नया पुत्ता के नाम से भी जानते हैं, इनके साथ किसने घर छोड़ा था? मक्खाली कौशल ने। और ये जो मक्खाली कौशल है, इन्होंने आजीविका सेक्ट, जो कि एक्सट्रीम फेटलिज्म और एसेटिज्म में बिलीव करता था, है ना, कि सारी चीज़ें किस्मत पर लिखी हुई हैं, और बहुत एक्सट्रीम एसेटिज्म यानी हर चीज़ का त्याग में बिलीव करते थे, आजीविका सेक्ट। तो ये पैटर्नाइज किया था बिंदुसार ने। ही वॉज विजिटेड बाई ग्रीक एम्बेसडर डेमाकस ने इनको विजिट किया था, जो ग्रीक एम्बेसडर था, और इनके बेटे का नाम था अशोक। ध्यान ये रखना है, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग हैं। ठीक है, बिंबिसार कौन थे? मगध की जो पहली डायनेस्टी थी उसके पहले रूलर थे। मगध में जो पहली डायनेस्टी आई थी उसके पहले रूलर थे ये। मगध में जो मौर्य डायनेस्टी आई थी उसके दूसरे रूलर थे ये बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, तो अलग हैं ये दोनों। ठीक है, अशोक पे आते हैं अभी, द ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ग्रेटेस्ट तो चलो इस सेंस में बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टेरिटरी इन्हीं के टाइम पे थी। जितनी टेरिटरी इनके टाइम पे थी, तब तो कोई भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे देखें, इंडिया और उसके आसपास का जो पाकिस्तान वगैरह एरिया को भी इंक्लूड कर लें, अफगानिस्तान को भी, तो अशोक के पास सबसे बड़ा एम्पायर था ना। तो इसके पहले और ना इसके बाद कभी किसी के पास इतना बड़ा एम्पायर हुआ, इसके बाद भी नहीं हुआ किसी के पास। सर्टेन पार्ट इंटीग्रेट हुए, हम देखेंगे गुप्ताज के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे, लेकिन जितना इनके पास था अशोक के पास, उतना किसी के पास नहीं था। और उसमें मेजर रोल किसका था? पुराने वालों का। इट इज़ लाइक कि भाई आज जितने भी बिलियनर्स हैं, मैं कोई तो रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है,